सवाल बना हुआ है कि क्या फारूक अब्दुल्ला देशभक्ति भूल गए हैं। और क्यों ये सवाल उठ रहा है, क्योंकि यूं तो अपने बयानों को लेकर इससे पहले भी कई बार फारूक अब्दुल्ला विवादों में रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने इस बार एक ऐसा विवादित बयान दिया है जिस पर उनकी देशभक्ति पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि चीन को लेकर उनके दिल में प्रेम जागा है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर में आर्टिकल 370 चीन की मदद से दोबारा बहाल किया जा सकता है। एलएसी पर जब लगातार चीन की साजिशों का खुलासा हो रहा है, उस वक्त में फारूक अब्दुल्ला के इस बयान को लेकर जबरदस्त सियासत इस वक्त हो रही है। और जब तक आप आर्टिकल 370 को रिस्टोर नहीं करेंगे, हम रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि तुम्हारे पास अब ये खुला मामला हो गया। कौन कहता है कि जुबान कैंची की तरह चलना सिर्फ एक मुहावरा है। देखिए, सीनियर अब्दुल्ला की जुबान कैंची से भी तेज चल रही है, मगर कैंची से तेज चलती इस जुबान में देश के खिलाफ जहर भरा है। इस जुबान में चीन के खिलाफ सरहद पर खड़े जवान का अपमान और चीन के प्रति प्रेम का पूरा आसमान है। अल्लाह करे कि उनके इस जोर से हमारे लोगों को मदद मिले और हमारा ये 370 और 35A रिस्टोर। हैरानी होती है कि संसद में बैठने वाला एक सांसद उस देश के लिए दुआ मांग रहा है जिससे लड़ने के लिए पूरा देश एक साथ खड़ा है। एक सांसद उस देश के पक्ष में खड़ा है जिससे चारों खाने चित करने के लिए देश का एक एक प्रहरी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार है। देश का एक सांसद उस मुल्क की तरफदारी में लगा है जो सरहद पर हमारे जांबाजों के साथ छल से खूनी खेल खेलता है। तो सवाल यह है कि क्या फारूक अब्दुल्ला चीन को सही मानते हैं और भारत को गलत? क्या फारूक चीन की विस्तारवादी नीति के समर्थक हैं? श्रीनगर से सांसद फारूक अब्दुल्ला भूल गए कि सांसद बनने के साथ ही लोकतंत्र के मंदिर कहे जाने वाले सदन में सांसद देश की संप्रभुता और अखंडता की शपथ लेते हैं, मगर वो भूल गए अपनी शपथ, भूल गए देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी, भूल गए देश के प्रति सांसद होने की जिम्मेदारी। देखिए, जहां तक चीन का सवाल है, मैंने तो चीन के प्रेसिडेंट को कभी यहां बुलाया नहीं। हमारे वजीर आजम ने उसको गुजरात भी बुलाया, उसे झूले पे भी बिठाया, उसे चेन्नई भी ले गए, वहां भी उसको खूब खिलाया, मगर उन्हें वो पसंद नहीं आया और उन्हें आर्टिकल 370 को लेकर ये कहा कि हमें ये कबूल नहीं है। पहले पाकिस्तान के पीछे भागते रहे, अब चाइना का समर्थन कर रहे हैं। अब्दुल्ला का ये बयान किसी भी ऐसे शख्स को चुभ सकता है जो देश के प्रति जिम्मेदार है, जिसे देश से प्यार है, जो देश के लिए कुछ भी करने को तैयार है। फारूक अब्दुल्ला के बयान के खिलाफ जम्मू में शिवसेना ने प्रदर्शन किया और फारूक अब्दुल्ला होश में आओ के नारे लगाए। जम्मू बीजेपी नेताओं में अब्दुल्ला के बयान को लेकर रोष है। फारूक अब्दुल्ला तो बोलकर चले गए, मगर उनका बोलना एक बार फिर प्रदर्शित कर गया कि उनकी सोच देश को लेकर क्या है। सवाल यह है कि फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता अपने ही देश के खिलाफ ऐसी बयानबाजी करके क्या बताना चाहते हैं। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। फारूक अब्दुल्ला ने इस तरह का बयान कोई पहली बार नहीं दिया, लेकिन जिस समय पर एलएसी पर लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक में जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, ऐसे समय पर फारूक अब्दुल्ला जब ये बयान दे रहे हैं तो इसके कई मायने हैं। इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी साहब जुड़ गए हैं। हमारे साथ सलमान निजामी हैं, आप कश्मीर से आते हैं, कांग्रेस पार्टी के लीडर भी हैं। इफ्तिकार मिसगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर अनंतनाग से चुनाव भी लड़ चुके हैं। और बीजेपी से हमारे साथ के शर्मा इस वक्त जुड़ गए हैं चर्चा के लिए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस चर्चा की मैं शुरुआत करूंगी मिसगर साहब आपके साथ, लेकिन उससे पहले कुछ बातों को मैं यहां पर हाईलाइट करना चाहती हूं। यह एक ऐसा समय है जब एलएसी पर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, क्योंकि चीन भारत पर हमला करने की फिराक पर है। हमने अपने 20 जवानों को एलएसी पर खोया है। ये वो जवान हैं जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया है देश के नाम। ये वो स्थिति है जब हम ये देख रहे हैं कि बॉर्डर पर लगातार
वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया जा रहा है, सैकड़ों लोग उसमें जुटे हुए हैं दिन रात पैंडेमिक की परिस्थिति में। और ये एक ऐसा समय है जब टैक्स पेयर के पैसे पर एलएसी पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है ताकि हम वहां पर मजबूत रह सके दुश्मन के खिलाफ। और फारूक अब्दुल्ला जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं जम्मू कश्मीर में, केंद्र में सरकार में रह चुके हैं, जो एमपी है श्रीनगर से, वो कहते हैं कि चीन तय करेगा कश्मीर का भविष्य, चीन करेगा बहाल 370 को। आप सहमत हैं इस बयान से मिसगर साहब? देखिए, ये सवाल बेहतरीन था कि अगर ये सवाल आप देश के होम मिनिस्टर से पूछते, देश के उन लोगों से पूछते जो लोग आज छुट्टी बना के रखे हैं जब से चाइना ने इस मुल्क पे हमला किया, और तब आपके चैनलों में से ये आवाजें निकल आई उनकी जबानी कि 1 इंच भी नहीं जाए। हम तब भी चलाते रहे कि चाइना घुस रहा है, अंदर घुस रहा है, लेकिन बदकिस्मती का आलम ये है कि हम लोगों ने कभी भी उस व्यवस्था में बात नहीं करी जिसमें देश हित की बात हो। हमने कभी भी उन लोगों से सवाल नहीं पूछा जो लोग सही मायनों में इसका जवाब दे सकते। आप लोग फारूक अब्दुल्ला को ले रहे हैं ऑन ट्रैक। आप मुझे एक बात बताएं, क्या ये वही फारूक अब्दुल्ला नहीं है जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के उस पे जब उनका देहांत हुआ था उसकी वो फंक्शन में जाके वहां पे भारत माता की जय करते हैं? क्या आप ये वही फारूक अब्दुल्ला नहीं है जिसको ऑलमोस्ट लिंच किया गया था कश्मीर में आफ्टर दैट? तो आप ये भारतीय जनता पार्टी के उस स्टेप के लिए जो स्टेप भारतीय जनता पार्टी ने अनकॉन्स्टिट्यूशनली अगस्त में उठा दिया, क्या उन्होंने खोया, क्या उन्होंने मिसगर साहब, मैंने आपसे सवाल जो पूछा था, मैंने आपसे सवाल पूछा था कि क्या आप फारूक अब्दुल्ला के इस बयान से सहमत हैं कि चीन करेगा बहाल 370 को? देश की पार्लियामेंट ने फैसला लिया है, देश की पार्लियामेंट का, संसद का वो सम्मान नहीं करते, चुनी हुई सरकार का सम्मान नहीं करते, और उस देश के लिए बयान देते हैं जो बॉर्डर पर, जिसने बॉर्डर पर हमारे जवानों की जिंदगी ली है। देखिए, पार्लियामेंट में तो आप फारूक साहब को बोलने नहीं देते हैं। पार्लियामेंट में इस सरकार ने कभी भी अपोजिशन लीडरों को मुंह खोल के, दिल खोल के बात करने का मौका नहीं दिया। अब जब पार्लियामेंट में नहीं बोलने दिया, आप सुप्रीम कोर्ट में केस है, सब जुडिस है, सब जुडिस केस पे रिजल्ट आएंगे, लेकिन इन बातों तो कोर्ट का इंतजार करेंगे ना सर? तो कोर्ट का इंतजार करेंगे ना, या चीन को आमंत्रित कर लेंगे? सीरियसली नहीं, कोर्ट, अगर आप कह रहे हैं मामला सब जुडिस है, तो कोर्ट का इंतजार करेंगे, भारत के कोर्ट का इंतजार करेंगे, या चीन से फैसला ले लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन नहीं, चीन के लिए इसलिए शायद मुझे लग रहा है वो भी परेशान है क्योंकि चीन बहुत ज्यादा घुस गया है हमारी टेरिटरी में, बहुत ज्यादा घुस गया, और जिसमें सरकार छुट्टी बना के बैठी हुई है। मुझे लग रहा है फारूक साहब की भी ये कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन है कि चीन, उसको लग रहा है कि चीन इतना हमारे ऊपर हावी हो रहा है जिसपे हमारी सरकार चुपी बैठी है। ये सवाल आपको, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे पैनल में शायद बीजेपी का कोई नहीं है, बीजेपी वालों से आपको पूछना चाहिए कि क्या किया उन्होंने चीन के लिए, कितना पावरफुल बना दिया चीन को आज की डेट में, जम्मू कश्मीर की टेरिटरी में कितना पावरफुल बना दिया। पाकिस्तान एक साइड से, आप दूसरी साइड से चीन आ गया। शर्मा जी, तो ये सारी गलतियां इसकी सरकार की है। के शर्मा जी, जवाब दीजिए। देखिए मीनाक्षी जी, ये किस तरह से बात को गोल मोल घुमा रहे हैं और सीधे शब्दों में नहीं आ रहे हैं। सच्चाई क्या है? अभी इन्होंने कहा कि संसद में बोलने नहीं दिया जाता है। आपको पता है जब धारा 370 हटाई जा रही थी, संसद में 3 दिन बहस हुए और सारी पार्टियों ने बोला था, और उसमें जो है विपक्ष की कलई खुल गई थी। कांग्रेस के प्रतिपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि आप तो ये कर ही नहीं सकते साहब, क्योंकि आपको अधिकार ही नहीं है, मामला तो संयुक्त राष्ट्र उसमें है। तो ये तो इनकी मानसिकता है, चाहे कांग्रेस हो चाहे फारूक अब्दुल्ला साहब। वास्तव में इनका जो बयान है वो एक देश विरोधी तो है ही, देश की एकता और अखंडता को तोड़ने वाला बयान है। और मैं कह सकता हूं कि जिस ढंग से कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटाने के बाद वहां अलगाववादियों को लगभग समाप्त हो रहे हैं, ये अलगाववाद की आग को फिर से भड़काना चाहते हैं और ये राजनीतिक रूप से हाशिए में आ चुके हैं जम्मू कश्मीर। और अब इनको लग रहा है कि वहां की जनता इनको जो ये भ्रम पाल के रखे थे 70 साल तक, वो भ्रम जब टूट गया है तो अब जनता इनके साथ रहने वाली नहीं है वहां पर। तो अब ये अलगाववाद की जो भाषा बोलने लगे,
लेकिन इन्हें ध्यान रखना चाहिए, ये वही देश है जो ऐसी आवाजों को और ऐसी ताकतों को अच्छी तरह से सबक सिखाना जानती है, और ये बिल्कुल इनको ध्यान रखना चाहिए। रही बात चाहे फारूक अब्दुल्ला साहब हो, वो तो लगातार इस तरह की बयानबाजी करते ही रहे हैं, लेकिन कांग्रेस भी इसके साथ केके शर्मा जी, देखिए केके शर्मा जी, एक आम इंसान के जहन में इस वक्त सवाल यह है, कल हमने देखा कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि यह देशद्रोही बयान है, सिर्फ बयान देने पर से काम चल जाएगा। एक आम इंसान के मन में सवाल यह है कि अगर रूलिंग पार्टी को यह लगता है कि यह देशद्रोही बयान है, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं होती फारूक अब्दुल्ला के ऊपर? क्यों उन्हें खुला छोड़ दिया गया है कि वो इस तरह के बयान दे? नहीं, आपको ध्यान होगा कि ये इसके पहले ये गिरफ्तार ही रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला भी गिरफ्तार रहे हैं और मुफ्ती जो है वो भी गिरफ्तार रही। सरकार एक्शन लेगी उनके खिलाफ, जो है उचित मंच पर सरकार एक्शन लेगी उनके खिलाफ, हो सकती है, इसमें कोई दो मत नहीं है, उसका संज्ञान सरकार लेगी। अगर फारूक अब्दुल्ला का बयान देशद्रोही बयान है तो क्या उनके खिलाफ एक्शन होगा या सिर्फ पॉलिटिकल बयानबाजी होगी? राजनीतिक रूप मैं अभी जो राजनीतिक रूप से जो चर्चा है मैं उसकी बात कर रहा हूं, और उस पर मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि देखिए, इसी तरह का बयान जो है कांग्रेस पार्टी ने इसके पहले पाकिस्तान में, आपको याद होगा, मणिशंकर अय्यर देकर आए थे कि भारत से यदि मोदी सरकार को समाप्त करना है तो आप हमारी मदद कीजिए। तो ये दोनों की भाषा एक है, दोनों की भाषा एक है, तो इसको देश को समझना होगा और इनकी सच्चाई को समझना होगा। केके शर्मा जी, आपने जो बात रखी उसी को हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर रुकना पड़ रहा है, जीडी बख्शी साहब भी बोलेंगे, सलमान निजामी भी, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यही उठ रहा है कि क्या आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं इतनी बड़ी हो जाती हैं कि आप देश विरोधी बयान दे देंगे और उस देश को लेकर बयान देंगे जो बॉर्डर पर इस वक्त आप पर नजरें गड़ाए बैठा है? लौट रहे हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पहले पाकिस्तान का राग गाते थे और अब चीन के लिए क्यों चाशनी घुल गई है फारूक अब्दुल्ला के बयानों में, जो कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्र में सरकार में रह चुके हैं, श्रीनगर से एमपी हैं। जीडी बख्शी साहब, वजह कहीं ना कहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं ही है ना, इसीलिए रेलेवेंट बने रहना चाहते हैं पॉलिटिकली, इसलिए इस तरह की बयानबाजी हो रही है? देखिए साहब, हर बयान का कोई परिप्रेक्ष्य होता है। 60,000 चीनी फौज हमारे बॉर्डर पर दस्तक दे रही है, दरवाजे खटखटा रही है। द एनिमी इज एट द गेट्स। कभी भी युद्ध छिड़ सकता है, ऐसी संगीन स्थिति है। ऐसी संगीन स्थिति को इतने पुराने लीडर 82 साल के, जो कि सारा जीवन पॉलिटिक्स में रहे हैं, बिल्कुल, क्या वो समझ नहीं सकते? और ऐसे संगीन समय में ऐसा भड़काऊ बयान देना, ये तो साहब अगर ट्रेचरी की डेफिनेशन और क्या कि एनिमी इज एट द गेट्स, आप कह रहे हैं वो आके हमारे अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करे, 370 को वापस लाए। क्या आधिपत्य है चीन का? क्या 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 राइट है चीन का इसमें इंटरफेयर करने के लिए इंटरनल मामलों में? पुराने जमाने के युद्धों में ऐसा ही होता था कि घर का कोई बेदी, घर का कोई जयचंद, घर का कोई गद्दार, वो बाहर के ताकतों को बुलाता था हस्तक्षेप करने स्टेट के अंदरूनी मामलों में, उसे गद्दारी कहा जाता था। अब उसकी परिभाषा बदल कैसे गई है? आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जो भी हो, आप अपने आपे के बाहर नहीं हो सकते। बिल्कुल, आपको एक जिम्मेदारी जरूर में लेनी चाहिए थी, क्योंकि जितने सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं फारूक अब्दुल्ला, अगर वो जीडी बख्शी साहब जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, अगर वो ऐसा बयान देते हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कह देती है कि क्योंकि उनके मंच से ये बयान नहीं दिया गया, उनके प्रेस नोट में ये स्टेटमेंट नहीं है, तो ये उनका निजी बयान है, ये भी देश के साथ एक तरह का धोखा है। फौरन लौट रहे हैं ब्रेक के बाद। सभी खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। हम बात कर रहे हैं फारूक अब्दुल्ला के उस स्टेटमेंट की जिसमें वो ये कह रहे हैं कि चीन की मदद से 370 को बहाल कर देंगे। हालांकि उनके इस बयान को लेकर राजनीतिक संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी ने उनके बयान को लेकर पलटवार का मौका नहीं छोड़ा। मैंने तो चीन के प्रेसिडेंट को कभी यहां बुलाया नहीं। हमारे वजीर आजम ने उसको गुजरात भी बुलाया, उसे झूले पे भी बिठाया, उससे चेन्नई भी ले गए, वहां भी उसको खूब खिलाया, मगर उन्हें वो पसंद नहीं आया और उन्हें आर्टिकल 370 को लेकर ये कहा कि हमें ये कबूल नहीं है। कैसे वो कह सकते हैं कि किसी दूसरे देश के साथ मिलकर
हम अनुच्छेद 370 वापस लाएंगे। अनुच्छेद 370 का हटाना, इसको लेकर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, एक लोकतांत्रिक देश में आपके मन में किसी प्रकार का रिजर्वेशन है, आप उसके खिलाफ कहना चाहते हैं, आप स्वतंत्र हैं। किंतु यह कहना कि दूसरे देश के साथ मिलकर हम अनुच्छेद 370 ले आएंगे, यह अपने आप में न केवल समझ से बाहर है, न केवल निंदनीय है, मगर सही मायने में कहा जाए तो यह देश विरोधी स्टेटमेंट है। दिस इज एब्सोल्युटली सेडिशियस, ये सेडिशियस स्टेटमेंट है। और जब तक आप आर्टिकल 370 को रिस्टोर नहीं करेंगे, हम रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि तुम्हारे पास अब ये खुला मामला हो गया है। अल्लाह करे कि उनके इस जोर से हमारे लोगों को मदद मिले और हमारा ये 370 और 35A रिस्टोर हो। भारत का खा करके, भारत के खिलाफ और चाइना का समर्थन करके मुझे लगता है कि इस प्रकार के लोगों को कहीं ना कहीं सलाखों के अंदर होना चाहिए। इस प्रकार का समर्थन करना सरासर गलत है। और फारूक अब्दुल्ला ने जो भी कहा वो मुझे लगता है कि उनकी फ्रस्ट्रेशन बोल रही है, जो उनको एक जम्मू कश्मीर में लगातार वो लूटते रहे, खाते रहे, और आज जब उनका बस नहीं चलता तो इस प्रकार की बातें करना कोई गलत है। तो इस मामले पर किस तरह के स्टेटमेंट्स आए हैं वो आपने देखा। हालांकि हम सवाल सरकार से भी ये पूछ रहे हैं कि अगर जिस तरह से बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और देशद्रोही बयान बताया, तो फिर कार्रवाई इस पर क्यों नहीं होती अगर ये देशद्रोही बयान है। सलमान निजामी साहब, आपको मैं चर्चा में यहां पर लाना चाहूंगी और इस पर्सपेक्टिव के साथ मैं आपके सामने ये सवाल रख रही हूं कि जो बयान फारूक अब्दुल्ला दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने पॉलिटिकल करियर के लिए, अपनी पॉलिटिकल महत्वाकांक्षाओं के लिए संजीवनी तलाश रहे हैं ऐसे बयानों में, क्या उन्हें दिखाई देता है इस ग्लोबल पेंडेमिक के समय में कश्मीर में 80,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं कोरोना के, 1300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, लेकिन वो ये कहते हैं कि चीन की मदद से बहाल करेंगे 370। नहीं हूं। 370 जो है वो इस देश का अंदरूनी मसला है, ना चाइना ने वो दिया ना पाकिस्तान ने दिया। दूसरी बात, यहां इल्जाम लगे कांग्रेस पे। मैं इनको पूछना चाहता हूं कि देशद्रोही कौन है? देशद्रोही वो हैं जो पठानकोट के बाद बिना बुलाए पाकिस्तान बिरयानी खाने जाते हैं, और जहां दूसरी तरफ चाइना जो है हमारे लद्दाख में घुसा हुआ है, पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है, हमारे सैनिकों को शहीद करता है, और आप उनसे कर्जा लेते हैं। कौन है देशद्रोही? तीसरी बात मैं बोलता हूं कि आपने दावा किया था कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में अमन होगा, मिलिटेंसी खत्म होगी, तो आज मिलिटेंसी क्यों बढ़ रही है? आज जम्मू कश्मीर में हालात क्या है? कहाँ है पैकेजेस, कहाँ है नौकरियां, कहाँ है डेवलपमेंट, कहाँ है आप वादे? आज कहाँ है प्रधानमंत्री जी? क्यों नहीं बोल रहे हैं चाइना के खिलाफ? हम कहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप तो यूएन जनरल असेंबली में चाइना का नाम लेने से डर रहे हैं, ले में आप जाके वहां चाइना का नाम नहीं ले रहे। और दूसरी बात में मुझे बताइए, आप 9 सलमान निजामी साहब, मुझे राहुल गांधी का स्टेटमेंट याद है, आपके फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं, मुझे उनका स्टेटमेंट याद है। उन्होंने ये कहा कि हमें 15 मिनट अगर हमें मिल जाए तो हम कश्मीर को पीछे खदेड़ देंगे, हमारी सरकार होती तो 15 मिनट में हम निपटारा कर देते। क्या ऐसे समय में जब वो ये बयान देते हैं, तो आज जब फारूक अब्दुल्ला ये कहते हैं कि चीन की मदद से 370 बहाल करेंगे, क्या राहुल गांधी देश के सामने आके इस बयान की निंदा करेंगे, बोलेंगे ये देशद्रोही स्टेटमेंट है? ये है, सबसे बड़ी बात ये है कि जब कश्मीर में सब कुछ ठीक था, 370 जब था, तब चाइना ने कोशिश नहीं की, जुर्रत नहीं की कि वो लद्दाख में घुसे। आज 6 महीने से वो अंदर हैं, आप पीछे नहीं उनको कर पा रहे हैं। तो राहुल गांधी ने कहा कि तो इसलिए फारूक अब्दुल्ला ये बोल देंगे कि चीन को आमंत्रित कर दीजिए, चीन को बुला लीजिए, चीन को बुला लीजिए, अब फैसला वो करेंगे। हम कहते हैं कि हमारा अंदरूनी मुल्क है, ये मुल्क ताकतवर है कि वो चाइना को पीछे कर सकता है। राहुल गांधी जी ने कहा, आप तो डर रहे हैं, भाजपा के नेता चाइना का नाम लेने से डर रहे हैं। तभी राहुल जी ने कहा कि हमें मौका दीजिए, अगर हम होते तो चाइना ऐसी जुर्रत नहीं करता। आज पाकिस्तान जुर्रत नहीं करता कि वो अपने मैप में कश्मीर को लेता। आज चाइना जुर्रत नहीं करता कि वो कहता है लद्दाख हमारा है। देखिए, आज देश के सामने ये तस्वीर बहुत क्लियर होनी चाहिए, देश के सामने आज ये तस्वीर बहुत क्लियर होनी चाहिए। फारूक अब्दुल्ला जो बार बार कश्मीरी मुस्लिम्स को लेकर आवाज उठाते हैं, आज ये देश के सामने तस्वीर साफ होनी चाहिए कि जिस चीन को लेकर चाशनी भरे बयान, बड़े मीठे मीठे बोल उनकी जुबान से निकल रहे हैं, उसी चीन में उइगर मुसलमानों के साथ क्या होता है? क्या ये बात सरेआम कभी एक्सेप्ट करेंगे फारूक अब्दुल्ला? कश्मीरी मुसलमानों के फेट बदलने की बात करते हैं वो, किस्मत बदलने की बात करते हैं वो। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, ही नीड्स अ स्ट्रॉन्ग रियलिटी चेक।
जरा वो झांके ईस्टर्न तुर्किस्तान में उस ये उइगुर्स के साथ क्या जेनोसाइड हो रहा है। वहां पे कंसंट्रेशन कैंप में 6 लाख जो उइगुर मुस्लिम चीन ने डाल दिए हैं, टॉर्चर किए जा रहे हैं। वहां पे जो है चीन ने, वहां पे कोई मुसलमान दाढ़ी नहीं रख सकता, औरतें बुर्का नहीं डाल सकती। वहां अरे पे सर, मस्जिद तोड़कर टॉयलेट बनवा दिया उस देश ने, मस्जिद तोड़कर टॉयलेट बनवा दिया, मस्जिद तोड़कर टॉयलेट बनवा दिया। हिंदुस्तान में जिस तरह से मुसलमान रहते हैं और कश्मीर में जो हालात है, इसको क्यों नजरअंदाज करते हैं ये नेता, क्यों नजरअंदाज करते हैं ये नेता? मुसलमान कौन सा है? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं थोड़ा मुझे भी, जी सर बोलिए। जी थैंक यू। देखिए, मैं यही कह रहा था कि अगर आप वाकई ही इस्लाम के नाम पे और मुसलमान आइडेंटिटी के नाम पे कश्मीर में वर्चस्व बनाना चाहते हैं अपना, तो कम से कम सही उदाहरण तो दीजिए। क्या लोग जानते नहीं उइगुर में क्या, जो शिनजियांग में क्या कर रही है चीन की पीएलए मुसलमानों के साथ? आप लाउड स्पीकर नहीं लगा सकते मॉस्क पे, बाहर आके इबादत नहीं दे सकते। जो मुसलमान नाम है वो बदले जा रहे हैं। अगर फारूक अब्दुल्ला साहब शिनजियांग कहीं गलती से धमक गए तो पहले तो उनका नाम बदलेंगे, फांग चिलांग ऐसा कुछ नाम करना पड़ेगा। वो मुसलमान नाम नहीं चाहते, दाढ़ी शाड़ी नहीं चाहते, आप इबादत नहीं कर सकते। ये रियाया आप कश्मीर में लाना चाहते हैं? इस प्रकार की चीज आप कश्मीर के लोगों को सब्जेक्ट करना चाहते हैं टू जेनोसाइड? आपको होश तो होना चाहिए कि आप किसको बुला रहे हैं। देखिए, पहले ये इनके आका थे पाकिस्तान। के शर्मा जी के पास में आ रही हूँ, फटाफट एक रिएक्शन मिसगर साहब आपसे। मिसगर साहब, देखिए जो बात यहाँ पर जीडी बख्शी जी उठा रहे हैं, ये वही फारूक अब्दुल्ला हैं जो इस देश में कितने समय रहते हैं ये सवाल भी उठना चाहिए, और कितना समय लंदन में बिताते हैं ये सवाल भी उठना चाहिए। यहाँ आते हैं सिर्फ देश में ऐसे बयानों के जरिए आग लगाने के लिए। कितने ईमानदार हैं ये देश के लिए, ये सवाल आज वाकई उठेगा। देखिए मीनाक्षी जी, जिस स्टेट के बॉर्डर्स एलओसी और एलएसी कहलाते हैं, जिस स्टेट का फैसला शिमला एग्रीमेंट में दूसरे मुल्क की इंटरवेंस से होते हैं, उस स्टेट को सीरियसली लिया जाना चाहिए। उस स्टेट के फैसले ऐसे नहीं लिए जाते कि उस स्टेट के इनके बयान को कोई सीरियसली कैसे लेगा? मिसगर साहब कैसे लेगा? मिसगर साहब, इनके बयान को ये देश सीरियसली गंभीरता से कैसे लेगा? कश्मीरी पंडितों को जब निकाला गया था कश्मीर से, जनाब गोल्फ खेल रहे थे, इतिहास में है ना दर्ज ये बात, हम गोल्फ खेल रहे थे। आए हैं कि ये स्टेट ऑर्डिनरी स्टेट नहीं है, इसको आप बिहार के साथ तुलना ना करें, मध्य प्रदेश के साथ तुलना ना करें। जनाब, मैं कश्मीर की तुलना कर रही हूँ, कश्मीरी पंडितों से तुलना कर रही हूँ जो वहाँ के निवासी हैं। देखिए, कश्मीरी पंडितों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? क्या भारतीय जनता जो मुख्यमंत्री थे उस समय उन्होंने क्या किया? जो उस समय मुख्यमंत्री थे उन्होंने क्या किया? जो उस समय मुख्यमंत्री थे उन्होंने क्या किया? जो उस समय मुख्यमंत्री थे उन्होंने क्या किया? जो उस समय चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने क्या किया? इस बात का जवाब दीजिए। जो उस समय चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने क्या किया? उस समय स्टेट की जिम्मेदारी चीफ मिनिस्टर की होगी या फिर बीजेपी की होगी? चीफ मिनिस्टर की होगी या बीजेपी की होगी? नहीं, गलत बात नहीं बोलेंगे आप, बिल्कुल गलत बात नहीं बोलेंगे। आज आपकी जुबान लड़खड़ा रही है। फारूक अब्दुल्ला चीन के समर्थन में बयान देते हैं, आपकी जुबान लड़खड़ा रही है, जुबान लड़खड़ा रही है आपकी, चीन के समर्थन में बयान दे रहे हैं वो। अब सुनिए, 15 लाख लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिला दी, नॉन कश्मीरी को नॉन रेजिडेंट ऑफ जम्मू। के शर्मा जी, कश्मीरी के शर्मा जी, तस्वीर देश के सामने है, ज्यादा कुछ बोलने की हमें जरूरत नहीं, देश के सामने तस्वीर है। जवाब दीजिए के शर्मा जी। मैं मीनाक्षी जी, मैं सलमान निजामी के उस बयान से आपको बताना चाहता हूं। आपने पूछा कि राहुल गांधी क्या इस बयान से, फारूक अब्दुल्ला के इस बयान से सहमत हैं? वो कन्नी काट के निकल गए। यही असली चेहरा है कांग्रेस पार्टी का, यही असली चेहरा है, क्योंकि वो उनकी भी मानसिकता और फारूक अब्दुल्ला की मानसिकता दोनों जो है वो देश के हित में नहीं है, और ये इनकी साफ, इनका जो बहुरूपियापन है निकल जाता है। राहुल गांधी की हमेशा आदत है भारत के सेना को नीचा दिखाना। के शर्मा जी, ठीक है, आप मुझे आप इस बात का जवाब दीजिए। के शर्मा जी, एक सेकंड। के शर्मा जी, मुझे देखिए, जो गलत बोल रहा है उससे तुमने सवाल पूछे। के शर्मा जी, मुझे इस बात पर जवाब दीजिए। बीती सरकारों ने जो किया उनके सवाल उनसे पूछे गए। बीते 6 साल में जो सरकार रूल कर रही है, मैं उनसे सवाल पूछना चाहती हूँ, और सवाल ये है के शर्मा जी
कश्मीर को लेकर बीते साल जो फैसला हुआ 370 अगर हटाया गया, उसके बाद जिस तरह से काम होना चाहिए था, जिस तरह से वहां की जनता को भरोसे में लिया जाना चाहिए था, उसमें कहीं ना कहीं चूक तो दिखाई देती है ना। इंटरनेट अभी भी 2G चलता है वहां पर। एक समय इस वक्त कोरोना पैंडेमिक के समय हम बात कर रहे हैं कि बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करें, कैसे वहां के बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे? एक जो पूरा एक प्रोसीजर जो एक सिस्टम के तौर पर डेवलप होना चाहिए था, चूक तो उसमें भी उसमें हुई है ना। और ऐसे में आपने, मैं तो कहूंगी संयोग नहीं था, प्रयोग किया था आपने, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था प्रयोग किया था आपने पीडीपी के साथ सरकार बना के, फेल हुआ प्रयोग, चूक तो हुई है ना, इसको तो एक्सेप्ट करिए। नहीं, मुझे जवाब देने दीजिए मीनाक्षी जी। हमने जब वहां धारा 370 हटाया, इसके बाद हमने लगातार प्रयास किए, लेकिन देखिए वो समस्या कोई आज की समस्या नहीं, 30 साल पुरानी समस्या चली आ रही है, और इवन आप कहें तो 70 साल से चल रही है। वहां की परिस्थिति विषम परिस्थितियों में रही है। हमको वहां के लोगों को कॉन्फिडेंस में लाना, उनको विकास की धारा में लाना, इसके लिए वक्त भी लगेगा, समय भी लगेगा। हम वो सारे प्रयोग कर रहे हैं। आज पहली बार जो सरकार है वो गांव-गांव लोगों के घरों तक पहुंची है, लोगों के घरों में जाकर वहां पर अधिकार उनको जो है, उनको जमीन का अधिकार, उनकी जो है जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर रही है। लगातार वहां के युवाओं को प्रोत्साहन मिल रहा है, उनको जो है रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं। ये सारे प्रयास निरंतर किए जा रहे हैं। देखिए बड़ी बात यहाँ पर निकल कर ये आती है, बड़ी बात यहाँ पर निकल कर ये आती है, फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता जो जिम्मेदार पदों पर रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र में सरकार में रहे हैं, एमपी रहे हैं, अगर वो इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं तो ये वाकई देश के साथ धोखा है। लौट रहे हैं ब्रेक के बाद। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।